Hello everyone, welcome to Chem Educators. Sorry for not uploading the videos, एक्चुअली काफ़ी बिजी चल रहा था. तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ली चैटरल्स प्रिंसिपल. इक्विलिब्रियम चैप्टर में आए सबसे अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो दैट इज ली चैटरल्स प्रिंसिपल. अभी ये ली चैटरल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट तो चलो समझ में आ जाएगी, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, अगर कंडीशन चेंज हो रही है तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर को जाएगी कैसे पता चलेगा. ठीक है, वो सब कुछ इस वीडियो में करेंगे. बहुत शॉर्ट सी वीडियो रहेगी 10-15 मिनट की, एंड वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग अबाउट ली चैटरल्स प्रिंसिपल. उसके बाद एक दो एग्जांपल्स करेंगे, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो ली चैटरल्स प्रिंसिपल की पहले तो देखो डेफिनेशन स्टेटमेंट्स डिफरेंट आ जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस, इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द कंडीशन. अभी देखो बाय चेंजिंग द कंडीशन का क्या मतलब है. देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, प्रेशर चेंज हो सकता है, कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है. अगर एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अगर हमने कुछ भी चेंज कर दिया, देखो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, देखो ये डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुकी है. अगर ये इधर चला गया या इधर चला गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. और इसको डिस्टर्ब कौन करेगा? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर. अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन जब अटेन हो गई उसके बाद कुछ भी हमने वहां पे चेंज कर दिया ऐसा, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ही होगा. और वो या तो इधर को चला जाएगा दैट इज फॉरवर्ड, या इधर चला जाएगा दैट इज बैकवर्ड. अभी वो जाएगा किधर को, दैट इज व्हाट ली चैटरल्स प्रिंसिपल इज टेलिंग अस. देखो इसकी स्टेटमेंट बोल रही है इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, डिस्टर्बेंस दैट इज चेंज्ड बाय द चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर. उसके बाद क्या होगा? द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूव्स टू काउंटरैक्ट द चेंज. काउंटरैक्ट द चेंज मतलब it tries to undo the change or it tries to minimize the effect of the change. इसका क्या मतलब है? देखो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन लिखी है, अनडू, मिनिमाइज, काउंटरैक्ट. इसका क्या मतलब है? देखो पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, जो ये एक तरह की स्टेबल पोजीशन आ गई. अगर ये स्टेबिलिटी है तो वी विल ट्राई टू रिमेन इन दिस स्टेट. तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो हम क्या चाहेंगे? पहली बात तो वो डिस्टर्ब हो ही ना. सो अगर डिस्टर्ब हो भी रहा है तो हम देखेंगे डिस्टर्बेंस इधर को ज्यादा हो रही है या इधर को. सो डिस्टर्बेंस अगर हो रही है तो वी विल ट्राई के वो डिस्टर्बेंस कम से कम हो. पहली बात तो ये ट्राई करेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए. अगर नहीं अटेन हो रहा तो उसका इफेक्ट देखेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड किधर को इफेक्ट ज्यादा है. सो जिधर इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है उधर तो जाएंगे नहीं, जिधर इफेक्ट कम पड़ रहा है उधर को जाएंगे. ठीक है, तो अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे. सबसे पहला आता है चेंज इन कंसंट्रेशन. देखो अगर जनरल रिएक्शन की बात करूं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, देखो अगर शॉर्टकट अगर मैं बताऊं ना तो इट्स वेरी इजी. याद करना तो बहुत इजी है, शॉर्टकट्स हैं कैसे याद करना है. लेकिन आई डोंट वांट यू टू रिमेम्बराइज दिस फार्मूलाज. इसको समझ लो तो ये खुद ब खुद आपको कभी भी याद आ जाएंगे. ये देखो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की भी बताऊंगा एंड आई विल ऑल्सो वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है. इक्विलिब्रियम आ गया, दिस इज कंसंट्रेशन. अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं दैट इज कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन किसकी है? रिएक्टेंट. देखो रिएक्शन में हो सकता है 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट, 2, 3, कितने भी प्रोडक्ट हो, कितने भी रिएक्टेंट्स हो, दिस इज ऑलवेज वैलिड जो भी बताने जा रहा हूं. अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज हो गई, देखो इक्विलिब्रियम स्टेट है, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की इंक्रीज हो गई, मतलब अगर ये 5 kg बराबर था पहले, अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज हो गई 5 से 6 kg हो गई, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके ऐसे इधर चला जाएगा. यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कॉल दिस एज फॉरवर्ड एंड दिस एज बैकवर्ड रिएक्शन. अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो ये वाला हैवी हो जाएगा, तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया. नाउ वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम. हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम दोबारा अटेन हो जाए, तो क्या हमें इसको ऐसे वापस भेजना पड़ेगा. वापस भेजना पड़ेगा मतलब इधर फॉरवर्ड भेजना पड़ेगा. तो इसका आंसर आ गया फॉरवर्ड. अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगी. सिमिलरली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई, ये इक्विलिब्रियम पे है, अगर इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट वाला ये हैवी हो गया. अगर ये कम हो गया तो ये ज्यादा होने की वजह से इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाएगा. एंड वी वांट इक्विलिब्रियम अगेन टू बी अटेन्ड. कैसे अटेन होगा? इसको ऐसे वापस इधर भेजेंगे, इधर मतलब बैकवर्ड. इसका आंसर आ गया बैकवर्ड. क्लियर? सिमिलरली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, सेम बात वही होगी ना. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई
मतलब ये हैवी हो गया, इसका ऐसे हो जाएगा, एंड दोबारा इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वापस ऐसे भेजना पड़ेगा। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये जाएगा बैकवर्ड, सिमिलरली ये जाएगा फॉरवर्ड। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर आपको सिर्फ ये वाला याद आ गया कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होकर फॉरवर्ड जाएगा तो ऑब्वियसली डिक्रीज होकर बैकवर्ड जाएगा, एंड जो भी ट्रेंड्स रिएक्टेंट्स के लिए प्रोडक्ट के लिए ऑपोजिट है। तो अगर रिएक्टेंट इंक्रीज फॉरवर्ड तो प्रोडक्ट इंक्रीज बैकवर्ड, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज बैकवर्ड तो प्रोडक्ट डिक्रीज फॉरवर्ड। सो ये खुद ब खुद एक कंसंट्रेशन का टेबल बन गया जिसको आप याद भी कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में जाके ये वाला चीज देख लेना तो विद इन अ सेकंड यू विल कम टू नो कि वो इक्विलिब्रियम किधर को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसंट्रेशन हो गया। सेकंड आ गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर में ना हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आ जाती है, एक एक्सोथर्मिक, कभी कभी रिएक्शन में एक्सो या एंडो वर्ड नहीं दिया लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक। दूसरा आ गया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। अभी देखो यहां पे दो केसेस है, पहली बात तो एंडो एंड एक्सो। अगर टेम्परेचर एक्सो में इंक्रीज कर दिया, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, इन विच हीट इज गिवन आउट, जहां पे पहले हीट देके टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करके ये तो भाई ठीक नहीं है, ये तो काम और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। सिमिलरली टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड। सो एक्सोथर्मिक में पहले ही गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर पहले ही बहुत ज्यादा है, अगर टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया ये तो खत्म हो गई कहानी। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर क्या करना है, इतना ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है, तो इसको क्या करोगे, बैकवर्ड ले जाओगे ताकि वो टेम्परेचर कंट्रोल में रहे। सिमिलरली अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक टेम्परेचर निकालना चाहती है, यहाँ पे क्या होगा फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज के लिए जो भी यहाँ पे किया ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड है तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे बैकवर्ड हो जाएगा। ये भी एक टेबल हो गया। तो इस टेबल को भी आप अगर एक चीज याद कर ली कि एक्सो के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बैकवर्ड गया तो ऑब्वियसली डिक्रीज करने से फॉरवर्ड जाएगा, एंड एंडो के लिए बिल्कुल ऑपोजिट, अगर टेम्परेचर इंक्रीज बैकवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज फॉरवर्ड। तो ये भी एक टेबल याद कर सकते हो, यहां इसको एक को समझ लो, ये खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रेशर पे। देखो प्रेशर में एक्चुअली क्या होता है, जहां पे कंटेनर है हमारा, ठीक है, तो ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये क्या करेंगे, ये गैसियस मॉलिक्यूल कंटेनर को ऐसे स्ट्राइक करेंगे, ये सभी कंटेनर की वॉल्स को स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो सेंटर वाले हैं ये तो इनका तो नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो आ जाएगा एक दूसरे से स्ट्राइक करके। ये जो कंटेनर को स्ट्राइक कर रहे हैं ना, तो यही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा इनकी वॉल्स पे। इनका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो अभी देखो इसमें क्या देखना है, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो हम चाहते नहीं कि ऐसा हो, हमको रिएक्शन को बैकवर्ड काउंटर बैलेंस करना उसको, तो हम रिएक्शन को किधर लेके जाएंगे, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। सिमिलरली इफ वी डिक्रीज द प्रेशर तो रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स। अभी कोई रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, अभी लास्ट 2 स्लाइड्स में हमने सीधा सीधा कैसे याद कर लिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। कैसे याद कर लिया, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अभी प्रेशर के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जहां पे चेंज प्रेशर हो गया तो वहां पे सीधा फॉरवर्ड बैकवर्ड याद नहीं कर सकते। वहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज N2 प्लस H2, यहां पे 2NH3 आ गया, ये क्वेश्चन दोबारा लास्ट पे करेंगे। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2। रिएक्टेंट में कितने हैं, 1। इसको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, 3 2 6, अभी ये बैलेंस हो गया, तो 3 and 1 4, तो यहाँ पे 4 मोल्स आ गए, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में आ गए 2 मोल्स। अभी अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। लेस नंबर ऑफ मोल्स कहां पे है, प्रोडक्ट में, तो ये फॉरवर्ड जाएगी। अगर प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो मोर नंबर ऑफ मोल्स मतलब बैकवर्ड।
सीधा फॉरवर्ड या बैकवर्ड हम प्रेशर के साथ नहीं याद कर सकते, ये चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। देखो बच्चे, प्रेशर एंड वॉल्यूम दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैंने किसी चीज पे प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो वो क्या होगा, प्रेशर लगा के वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, गैसेस क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है ना, प्रेशर लगा के लिक्विड हो गई, वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली, तो जो भी यहाँ पे हमने ट्रेंड्स किए थे तो वो सभी ऑपोजिट आ जाएंगे। इसका मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, एंड वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये उसका ऑपोजिट आ गया। अभी नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है। अभी जो इक्विलिब्रियम है हमारा दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा नो इफेक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि जितनी वो स्पीड फॉरवर्ड की स्पीड फास्ट कर रहा है ना, उतनी ही स्पीड वो बैकवर्ड की भी फास्ट कर रहा है। तो अगर कैटलिस्ट ऐड कर दिया इक्विलिब्रियम के लिए तो उसमें इक्विलिब्रियम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर हो रहा है कुछ तो वो है सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम 5 मिनट में आना था वो 2 मिनट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, अभी लास्ट आ गया यहाँ पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर तो ऐसे ही आ गया व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो देखो इनर्ट गैस है जो इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं कर रही किसी के साथ, तो वो इफेक्ट शो ही नहीं करना चाहिए इसको। लेकिन यहाँ पे 2 सब पार्ट्स आ जाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी 0 हो गया, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कोई प्रेशर नहीं चेंज हो रहा, ये 0 हो गया। देखो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहां पे तो आ गया नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। इसको समझो थोड़ा सा। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर बोल रहे हैं तो अगर हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हैं, अगर हम गैस यहां पे ऐड कर रहे हैं, इनर्ट है, उसके आने से अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इंक्रीज करनी पड़ेगी। भाई देखो प्रेशर अगर हम डाल रहे हैं ना तो वॉल्यूम तो चेंज होगा ही होगा। अगर हम यहाँ पे गैस डाल रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए तो प्रेशर भी उसका चेंज हो जाएगा। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है तो हमें वॉल्यूम बढ़ानी ही पड़ेगी। सो ओवरऑल जो पहले वॉल्यूम थी, अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, एंड विद इंक्रीज इन वॉल्यूम रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। सो अगर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर तो इसको कैसे समझेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, हेंस रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ रिएक्शन जाएगी यहां पे अगर इनर्ट गैस हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल करते हैं, सबसे फेवरेट या ये कॉमन एग्जांपल होता है हेबर्स प्रोसेस। अभी कभी कभी ना टेम्परेचर के लिए ना एक लाइन लिख रखी है काफी बुक्स ने, उन्होंने लिखा है कि टेम्परेचर एक्सो एंडो के लिए, एक्सो इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, exothermic reactions are favored by low temperature, endothermic reactions are favored by high temperature। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब देखो क्या हुआ, हमारी रिएक्शन कैसे जाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, एंड वी ऑलवेज वांट द रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन ताकि प्रोडक्ट्स आ जाएं। तो अभी देखो एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन कब आ रही है, टेम्परेचर जब डिक्रीज हो रहा है। तो एंडोथर्मिक में फॉरवर्ड कब आ रही है, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है दे आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर एंड एंडोथर्मिक दे आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। मतलब इन दो कंडीशन में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, समझ रहे हो। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल लेके हम समझते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैं अगर कंसंट्रेशन H2 की इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन किधर जाएगी, वही आ गया, रिएक्शन किधर जाएगी, अगर H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो मतलब ऐसा हो गया, हम चाहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए तो मतलब फॉरवर्ड। सो अगर H2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड, वही आ गया। चाहे H2 की इंक्रीज होगी चाहे N2 की, बोथ रिएक्टेंट्स हैं।
अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज तो वो फॉरवर्ड ही जाएगा। अभी अगर NH3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी मैंने तो क्या होगा, देखो प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दी कंसंट्रेशन, सीधा याद भी कर सकते हो जो पहले टेबल बनाया था। अदरवाइज अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो ये ऐसा हो गया, हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए तो इसको ऐसे बैकवर्ड भेजेंगे इधर, तो ये आ जाएगा बैकवर्ड। सो चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, वेरी इजी टू प्रेडिक्ट इन विच साइड द रिएक्शन इज गोइंग। अभी आ गया प्रेशर वेव, ये सेम एग्जांपल किया था, यहाँ पे क्या आ गया 2 मोल्स, यहाँ पे 3 + 1 4 मोल्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे मैं प्रेशर डिक्रीज कर देता हूं, अगर प्रेशर क्या कर देता हूं डिक्रीज, बताओ रिएक्शन किधर जाएगी, तो रिएक्शन जारी थी, याद करो, अगर प्रेशर इंक्रीज टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, अगर प्रेशर डिक्रीज टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, इनवर्सली था। सो प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन जाएगी टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर कितनी है 4 इज ग्रेटर देन 2, सो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। ठीक है, सो ये तो हो गया कंसंट्रेशन एंड प्रेशर का। अभी आ गया टेम्परेचर का। देखो पहली बात ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव। देखो कोल्ड गोइंग बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड जा रही है तो कोल्ड, एंड हॉट गोइंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जा रही है रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक। सो इट मींस दिस इज एक्सोथर्मिक, ये वाली एक्सोथर्मिक है। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगी, एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बैकवर्ड जा रही थी तो ये आ गया बैकवर्ड। तो वो जो पॉइंट्स है ना वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, दीज एग्जांपल्स वी नीड टू यूटिलाइज देम। ठीक है, ये एग्जांपल्स अगर आएंगे तो हमने देखना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड किधर जा रही है। तो ये सब करके आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। एंड अगर आ गया इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो आप देखोगे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई डिफरेंस नहीं, नो चेंज। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन किधर जाएगी, टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारा कुछ करने के बाद कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में बहुत छोटी सी ट्रिक खेल देता है एग्जामिनर, वो कुछ और ही पूछ लेता है, हम ये सब कुछ सीख के इसका आंसर निकाल देते हैं। देखो अगर हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये सब कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो हमने सीख लिया कि इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा। ये सारा समेशन है जो पीछे किया था। अभी कभी कभी क्या होता है, वो पूछ लेता है इन सेम क्वेश्चन में, how is the equilibrium constant affected with increase in pressure। तो आप सोचते हो वो हमने बहुत कुछ सीख रखा था, तो इंक्रीज इन प्रेशर के साथ टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, आप सीधा आंसर कर देते हो। लेकिन देखो भाई उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये जो लीच-एटकिंस प्रिंसिपल किया था ये क्या बता रहा था, व्हाट इज इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, के फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पे किसी चीज का इफेक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट टेम्परेचर। ये चीज को समझो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केसी, व्हाट इज केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। सो इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस कैसा कर रहा था समझ लिया। अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज इफेक्ट ऑन केसी, भाई ये जो चीजें हैं ये कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, ये भी कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट डाल रहा है। It means जो Kc है that is only dependent upon temperature. It is function of temperature and not concentration. तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि इक्विलिब्रियम पूछा या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा। तो ये सब करने के बाद मैं क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूं कि SO2 + O2 SO3 फॉर्म कर रहा है। ठीक है, पहले तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए भाई, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं तो आंसर नहीं आएंगे, तो बैलेंस खुद करो। इसको करने के बाद आपने मुझे आंसर बताना है कि विद, अच्छा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मैंने ये भी दे दिया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बताओ रिएक्शन किधर जा रही है। सो व्हाट इज इन विच डायरेक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स। अगर मैंने O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी तो रिएक्शन बताओ किधर जा रही है। अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन बताओ किधर जा रही है। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, इनर्ट गैस छोड़ो, उसका तो लास्ट में हमें पता है, अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो नो इफेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर है तो मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो है ना, दीज आर मेन 3 पॉइंट्स, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। तो ये तीनों को आपने मुझे नेक्स्ट टाइम आंसर बताना है कि क्या आएगा। सो टिल देन सी यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।